हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदू कुश पर्वत को पार कर साम्राज्य विस्तार करने वाला पहला शासक कौन था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन या अशोक? दोस्तों, पहली बार हिंदू कुश पर्वत को पार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब उन्होंने आक्रमण किया था सेल्यूकस निकेटर के ऊपर। इसे सेल्यूसिड मौर्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। हिंदू कुश पर्वत को पार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाओं ने वहां पर सेल्यूकस निकेटर की सेनाओं को हराया। इसके परिणाम स्वरूप हार के एवज में वहां पर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल जैसे इलाके दे दिए थे और साथ ही साथ आगे चंद्रगुप्त मौर्य से उनका युद्ध ना हो, किसी तरह के संघर्ष से बचने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक दूत मेगास्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। दूसरी तरफ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य साम्राज्य का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय काल कौन सा है? 220 से 550 से 240 से 550 ईस्वी कर दें तो ये गुप्ता एम्पायर का टाइम आ जाएगा। इसके बाद है 322 से 185 ईसा पूर्व। जी बिल्कुल, आपका आंसर यही है बी। 382 से 185 ईसा पूर्व को ही मौर्य साम्राज्य का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय काल माना जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर था 712 से 1526। ये आपको पता है मिडिवल हिस्ट्री, जो मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ते हैं उसका समय है। इसके बाद 1500 से 600 ईसा पूर्व, इस समय को लगभग माना जाता है वैदिक काल। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में काफी प्रभावित होते हैं जैन विद्वान भद्रबाहु से, और उनके कहने के अनुसार ही वो अपना सारा राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, ये जगह है, यहां पर वो चले जाते हैं, जहां जाकर उपवास के माध्यम से वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं। उपवास द्वारा अपने प्राण त्यागने की इस विधि को जैन विद्वान और जैन धर्म में, जैन ग्रंथों में संलेखना विधि बताया गया है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जो लड़ा वो 261 ईसा पूर्व लड़ा था। तो ऑप्शन ए इसमें ठीक है। नंबर 5, भारत के कौन से हिस्से से सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख मिले हैं? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी और मध्य भारत? तो आपका ऑप्शन डी ठीक है, क्योंकि कर्नाटक और मध्य भारत से सबसे ज्यादा शिलालेख, अभिलेख हमें अशोक सम्राट के मिले हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 6, मौर्य वंश के संस्थापक व इसके अंतिम शासक का नाम बताना है आपको। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो शुरुआत की थी, आपको पता है वही संस्थापक थे, और अंतिम थे बृहद्रथ, जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जो कि उनके खुद के सेनापति थे। इसी के साथ मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाता है और शुरू हो जाता है शुंगा डायनेस्टी। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर यानी मयूर था। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद आ जाइए नंबर 8 पर, बिंदुसार के शासनकाल में सुसीम कहाँ का राज्यपाल था? बिंदुसार पिता थे, सुसीम उनका पुत्र, और सुसीम के एक अन्य भाई थे सम्राट अशोक, जो बाद में देश के सम्राट बनते हैं बिंदुसार के बाद सुसीम की हत्या करके। तो सुसीम जो राज्यपाल या गवर्नर बनाया गया था वो बनाया गया था तक्षशिला का। नंबर 9, सम्राट अशोक की पहली पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पहली पत्नी का नाम ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, देवी था। संबंध पासादिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो संबंध पासादिका पुस्तक लिखी थी दोस्तों बुद्धघोष ने, और इस पुस्तक में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में शामिल करने का उल्लेख किया गया है। इसी के लिए ये पुस्तक जानी जाती है। कौन सी? संबंध पासादिका। लिखी किसने? बुद्धघोष ने। अगला क्वेश्चन, विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में किस पात्र का अभाव है? नायक, खलनायक, नायिका या ये सभी नहीं है? ऐसा तो ही नहीं सकता, फिर क्या कहानी बनी होगी जब कुछ है ही नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मुद्रा राक्षस में नायिका जो पात्र है वो बिल्कुल, नायिका का पात्र किसी ने नहीं निभाया, कोई भी नहीं है। नंबर 12, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही दोस्तों एक ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने पहले तो हिंदू कुश पर्वत को पार करके कंधार, काबुल, हेरात, बलोचिस्तान, इन सभी जगहों को कंट्रोल किया। उसके बाद उन्होंने दक्षिण की तरफ मूव किया और वहां पर दक्षिण में दक्कन, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला हिस्सा जो है उस हिस्से को कंट्रोल किया जा। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु कौन थे? तो अभी हमने जिक्र किया कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु नामक जैन विद्वान के साथ
अपने शासन की बागडोर अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर श्रवण बेलगोला चले गए थे। तो काफ़ी प्रभाव उनका था। तो कौन गुरु हो सकते हैं आप समझ जाएंगे। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें देखिए, आलार कलाम, विषमबाहु, भद्रबाहु, पतंजलि। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, भद्रबाहु। नंबर 14, मौर्यों के राज के चिन्ह की पुष्टि किस स्तंभ अभिलेख से होती है? ये कैसे पता चलता है, मतलब किस अभिलेख से पता चलता है कि जो मौर्य वंश था, मौर्य साम्राज्य था, उनका चिन्ह क्या था, राज के चिन्ह? तो ये पता लगता है मैं लौरिया नंदनगढ़ बिहार में उनके अभिलेख से, जहां पर मयूर की आकृति ऊपर नीचे सब जगह दिखाई गई है। और उसके बाद वो अन्य जगहों पर भी मिली। इससे स्पष्ट हो जाता है। तो जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो मास्की, एरन, लौरिया नंदनगढ़, गुर्जरा। तो लौरिया नंदनगढ़ जो अभिलेख है उससे ये क्लियर होता है कि उनका राजकीय चिन्ह मयूर था, मोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल की किस पुस्तक में मौर्य व नंद शासकों का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा अहनारूर। अहनारूर और पुनरारूर दो किताबें थी जिनमें मौर्य और नंद शासकों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है? यानी कि जो कौटिल्य ने, चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने, ये तीनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी तो कितने विभागाध्यक्ष उसमें बताए गए? 26 तरह के बताए गए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला, ये अभी हो ही गया 17वां। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अभी हमने बात की ना, कौटिल्य। कौटिल्य आए तो भी आंसर है। कौटिल्य ना लिख के चाणक्य लिख सकते हैं, चाणक्य ना लिख के विष्णुगुप्त लिख सकते हैं। तो तीनों आप नाम याद रखना। इतिहासकारों ने किस मौर्य शासक को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम नायक व भारत का मुक्तिदाता कहा है? ऑब्वियस सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य। जब उन्होंने पहली बार एक निश्चित जो क्षेत्र था उससे निकलकर अफगानिस्तान की तरफ भी वो गए, दक्कन की तरफ भी उन्होंने कंट्रोल किया, तो भारत का जो यश है उसको सब जगह फैलाया। इसीलिए इनको माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 19, बौद्ध व जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस वंश का बताया गया है? तो दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य उनको जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन उसमें, और जो बौद्ध ग्रंथ है कुछ जैसे महावंश है, दिव्यावदान है, वह महापरिनिर्वाण सुत्त है, उसमें क्षत्रिय वंश का बताया गया है। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में इनको निम्न जाति का बताया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में कहा कि उसमें शेर व लोमड़ी दोनों के गुण थे? तो ये किसने कहा? ये कहा चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन करते हुए। उन्होंने एक जगह लिखा है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के वहां चले गए थे, तो किसी तरह से उनको कैप्चर किया गया होगा, तो वहां से बच के निकल के आए। तो यानी कि वो योद्धा तो थे, और इतने बड़े योद्धा थे, इतना उनमें जिगरा था कि वो सिकंदर के सामने पहुंच गए थे, डरे नहीं। वहां पे उनको कहा कि आप गलत कर रहे हो, ये तो जिगरा शेर का दिखा। लेकिन जब उनको कैद कर लिया गया तो किस तरह से उस इतने बड़े राजा और इतने शक्तिशाली राजा के कैद से निकल के भागना है, तो यहाँ लोमड़ी जैसा दिमाग लगाया गया। इसीलिए वहां पर चाणक्य उनको लिखते हैं कि वो शेर भी थे और लोमड़ी भी थे। जरूरत पड़े तो लोमड़ी जितने चालाक और जरूरत पड़े तो शेर जितने बहादुर। गिरनार स्तंभ अभिलेख कहाँ है? गिरनार दोस्तों, गिर यानी गुजरात। भाई, धम्म घोष का नारा अशोक ने कहां से दिया था? सम्राट अशोक धम्म घोष का नारा देते हैं कलिंग विजय के बाद। कलिंग विजय यानी कि 261 ईसा पूर्व। उनका हृदय परिवर्तन होता है, इतने सारे लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं, तो तभी छोड़ देते हैं कि अब से भेरी घोष नहीं होगा। भेरी घोष मतलब युद्ध से तलवार के दम पे किसी को जीतना। दूसरी तरफ होता है धम्म घोष यानी कि धर्म से, प्यार से, मानवता से किसी को जीतना। तो उन्होंने तभी ये निश्चय कर लिया था कि अब से युद्ध नहीं होगा, भेरी घोष नहीं होगा, अब से होगा धम्म घोष। तो ये कलिंगा से स्टार्ट हुआ 261 ईसा पूर्व, जब उन्होंने कलिंग को लंबे समय अंतराल के बाद, लगातार युद्ध के बाद जीत लिया था, तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वहीं से ये शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने मौर्यकालीन समाज को 7 जातियों में बांटा? तो विदेशी यात्री उस समय पे जो विदेशी दूत थे, सेल्यूकस निकेटर के मेगस्थनीज, जिन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, उन्होंने इंडिका में ही वर्णन किया था कि भारत में जो है उस समय 7 जातियां थी। नंबर 24, अर्थशास्त्र पुस्तक में कृषि, पशुपालन और व्यापार को एक साथ क्या नाम दिया गया था? तो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की पुस्तक है, उसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार को एक साथ नाम दिया जाता है वार्ता। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, नियोग प्रथा क्या थी? पति की चिता पर जलना, पति के छोटे भाई के साथ संतानोत्पत्ति के लिए संबंध बनाना, भाई की हत्या कर देना या पिता की हत्या कर देना। तो दोस्तों, नियोग प्रथा जो थी वो सती प्रथा से थोड़ा सा बेटर थी। उसमें क्या था, यदि आपके पति की मृत्यु हो जाती है, किसी मतलब औरत है कोई, उसका पति गुजर जाता है, तो उसको चिता पर नहीं साथ में जलाया जाता था जिंदा, बल्कि अगर वो उसके बच्चे नहीं हुए थे तब तक, तो उसको एक मौका दिया जाता था और वो अपने पति के छोटे भाई के साथ सिर्फ इसीलिए संबंध रख सकती
संपत्ति थी कि जब तक उसको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि शादी नहीं होगी, लेकिन हाँ, आप पुत्र या पुत्री के हकदार हो तो अपने पति के भाई के साथ आप नियोग प्रथा के तहत संबंध रख के अपने बच्चे पैदा कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।